हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कोल्डेड। मतलब कि जब पैरामैग्नेटिक राइट, वो जो मटेरियल है उसको जब हम लोग ठंडा करते हैं तब वो क्यों ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन दिखाता है, राइट। तो वहाँ पर जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ठंडा करते हैं, राइट, तो तब वो उसमें जो एटम्स होते हैं उसके वाइब्रेशंस डिक्रीज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस जो है वो डिक्रीज होने वाले हैं। तो वाइब्रेशंस डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एटम्स हैं उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, राइट। तो वह यहाँ पर अलाइनेशन भी होता है, राइट, दे आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो जो डायपोल है उसमें यहाँ पर जो ब्रेक, जो डायपोल्स ब्रेक होते हैं उसका बिहेवियर कम होता है, कम ब्रेक होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजेशन सबसे ज़्यादा दिखाता है, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक मटेरियल में वो क्यों टेम्परेचर से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, राइट, वो ऑलवेज इंड्यूस्ड, जो बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड, राइट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, इंड्यूस वेक्टर एम, अगर उसको वो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो ऑलवेज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोज में होता है, राइट। तो इसीलिए वो डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर से तो पूरा इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ टॉरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, विल द फील्ड इन द कोर बी ग्रेटर और लेस देन व्हेन द कोर इज एम्प्टी, राइट। तो बिस्मथ, अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ इज डायामैग्नेटिक, राइट। तो बिस्मथ अगर डायमैग्नेटिक है तो उसका जो कोर है, राइट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, तो वेक्टर बी इज डिक्रीज्ड इन साइड कोर, राइट। ओके। उसके बाद फोर्थ में, इज द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नॉट इज इट मोर फॉर लोअर और हायर फील्ड्स। तो जो परमिएबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्या वो इंडिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड से? अगर नहीं है तो यहाँ पर लोअर और हायर फील्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ है वो। ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर हमारा आएगा नो, राइट। क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है उसके ऊपर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एम है वो बिगर वैल्यू होती। तो फॉर वेक्टर बी विच इज़ स्मॉलर, वी विल गेट बिगर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट, दिस फैक्ट इज एनालॉगस टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट वाई। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सरफेस के ऑलवेज पैरेलल होती है, राइट, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो क्यों होता है ऐसा? तो यहाँ पर पहले तो हम लोग लिखते हैं फिफ्थ, और दूसरी चीज़ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके लिए बेसिकली परमिएबिलिटी का जो बिहेवियर होता है दैट इज म्यू विच इज ग्रेटर देन 1,
म्यू इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो सरफेस होती है उसके हर एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर रहती है, राइट। उसके बाद सिक्स्थ में, would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of ferromagnet? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसका मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन जितनी रेंज का हो सकता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा सिक्स्थ है उसका आंसर पहले तो आएगा यस इट इज़ पॉसिबल, राइट। अगर दो अलग अलग मटेरियल्स के हम लोग एटॉमिक डायपोल की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें बहुत ही कम डिफरेंस ही होता है। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, राइट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो मैग्नेटाइजेशन वो सेम रेंज का होता है, राइट। बट सैचुरेशन होने के लिए यहाँ पर बहुत ही बिगर वैल्यू के मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब बिगर वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तभी वो मैग्नेटाइजेशन में सैचुरेशन पा सकता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट मैग्नेटाइजेशन कर्व का यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर जो डोमेन है उसका पिक्चर यहाँ पर हमें समझाना है कि बेसिकली वो क्या है, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स होते हैं, राइट, जैसे कि वो डोमेन्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड टाइप डोमेन्स होते हैं, राइट, इस तरीके से। तो जो डोमेन्स होते हैं इस डोमेन में एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होती है, राइट, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर दिखा सकता हूँ एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होगी। अब जैसे हर डोमेन्स में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, राइट, तो उस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ होगा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो उन सभी डोमेन्स में जो डायपोल है वो रैंडम होंगे, तो इसीलिए जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा, राइट। जब वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तब डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो पाएगा, बट जब वो रैंडमली अलाइन होंगे, राइट, तब कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ होगा और वहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है the hysteresis loop of a soft iron piece has a much smaller area than that of carbon steel piece if the material is to go through repeated cycle of magnetization which piece will dissipate greater heat energy। तो यहाँ पर सॉफ्ट आयन है हमारे पास, उसका जो एक पीस है वो हिस्टेरिसिस लूप के एरिया जितना ही कार्बन स्टील का जो एक टुकड़ा है उससे भी बहुत कम है, राइट। अगर मटेरियल मैग्नेटाइजेशन के साइकिल में से बहुत बार पास हो रहा है तो यहाँ पर क्या वो जो पीस है वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी का लॉस करेगा, राइट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कार्बन स्टील का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर हीट लॉस करेगा, तो यहाँ पर हीट लॉस होगा वो हम लोग पहले लिख लेते हैं हीट लॉस, राइट। तो बिकॉज जो हिस्टेरिसिस है उसका जो लूप है उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो हर एक साइकिल के समय हर साइकिल के समय वहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि हीट एनर्जी क्यू है तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही हीट एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, राइट। उसके बाद अ सिस्टम डिस्प्लेइंग अ हिस्टेरिसिस लूप सच एज फेरोमैग्नेट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हिस्टेरिसिस लूप को रिप्रेजेंट फेरोमैग्नेट कर रहा है, राइट। तो क्या वो मेमोरी को स्टोर करेगा, इस सेंटेंस को हमें यहाँ पर समझाना है।
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन, राइट, सिर्फ वो एक ही चीज़ नहीं है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उसके मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू का जो डिपेंड है वो मैग्नेटाइजेशन फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के जो हिस्ट्री है उस पर डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन की जो साइकिल है, राइट, जिसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने लिया है, तो मैग्नेटाइजेशन के वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन की जो जितनी बार मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थर्ड में मैग्नेटाइजेशन नंबर वी कैन काउंट, कि वो कितनी बार इसमें साइकिल चली है, राइट। तो इसीलिए हिस्टेरिसिस लूप यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि फेरोमैग्नेट जैसा एक सिस्टम है वो एक मेमोरी को स्टोर करता है, राइट। फेरोमैग्नेट स्टोर्स मेमोरी, राइट। तो फेरोमैग्नेट यहाँ पर मेमोरी को स्टोर करेगा, राइट। उसके बाद what kind of ferromagnetic material is used for coating magnetic tapes in cassette player or for building memory stores in a modern computer, right। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा फोर्थ का, वो आंसर हम लोग लिखेंगे सिरेमिक। सिरेमिक के जिसको हम लोग फेरेटाइज कहते हैं, राइट, फेराइट्स। तो वो कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज होता है, राइट। ओके, उसके बाद अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज टू बी शील्डेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स सजेस्ट अ मेथड। तो स्पेस में कुछ रेंज में कुछ जगह पर मैग्नेटिक फील्ड से अलग करना है, तो उसके लिए कोई सिस्टम हमें यहाँ पर समझानी है, राइट। तो यहाँ पर स्पेस में हमें जिस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से अलग करना है, राइट, तो उसके आर पार हमें जो सॉफ्ट आयन है उसकी रिंग रखनी होगी, राइट। तो उसके अराउंड सॉफ्ट आयन रिंग, राइट। तो उसके लिए हमें सॉफ्ट आयन रिंग को यूज़ करना पड़ेगा, राइट, कि जिससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस रिंग में से पास हो जाए और वो जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ of west to 10 degree north of west. The magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of the geographic meridian. The earth's magnetic field at the location is 0.33 Gauss and the angle of dip is 0. Locate the line of neutral points. Ignore the thickness of cable. At neutral points magnetic field due to current carrying cable is equal and opposite to the horizontal component of earth's magnetic field. तो पहले तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम से क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट, राइट। तो यहाँ पर जो वायर है वो थोड़ा ईस्ट वेस्ट से थोड़ा टिल्टेड है, इससे नॉर्थ डायरेक्शन में वो 10 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी सेम एंगल बनाएगा। ये है साउथ मेरिडियन और ये है नॉर्थ मेरिडियन, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी गई है, पहले तो करंट, यहाँ पर करंट की वैल्यू है वो है 2.5 एम्पियर, राइट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 0.33 गॉस है, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻⁴, तो 0.33, राइट, इनटू 10⁻⁻⁴ लिखेंगे एरो, और वो होगा टेस्ला, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, तो वो है डीप एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिया गया है,
राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर बी एच। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इज इक्वल टू, इक्वेशन होगा बी इंटू कॉस डेल्टा, राइट। तो b इंटू कॉस डेल्टा उसकी वैल्यू रखेंगे तो इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। और कॉस डेल्टा है मतलब कि इंटू कॉस ज़ीरो है, राइट। तो इज इक्वल टू हमारा आंसर भी सेम ही होगा 0.33 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। और वो होगा टेस्ला में। तो ये हमें मिला बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो वायर है उससे आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है, राइट। तो फ्रॉम वायर नल पॉइंट ऑन इक्विटोरियल डिस्टेंस आर, इक्विटोरियल डिस्टेंस आर पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा और वो होगा बी एच इज इक्वल टू, इक्वेशन होगी म्यू ज़ीरो इंटू आई और अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर, राइट। ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर बी एच हमारे पास है बट हमें फाइंड करना है आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन 2 इंटू पाई इंटू बी एच, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बना। अब सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो मतलब कि 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। इंटू करंट कितना है, तो करंट है इंटू 2.5, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटू 2.5 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू बी एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.33 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पर बेसिकली पाई पाई कैंसल एंड 2 2 ज़ा 4, राइट। तो आर इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन वो हमें मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² और वो होगा मीटर, राइट। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू, आंसर मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आर की डिस्टेंस होगी, मतलब कि वायर से इक्वेटोरियल पॉइंट आर डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलने वाला है, राइट। तो जो कंडक्टिंग वायर है उसके पैरेलल जो लाइन है उसके यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन केबल एट अ प्लेस हैज 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, the earth's magnetic field at the place is 0.39 Gauss and the angle of deep 35 degree, the magnetic declination is nearly zero. What are the resultant magnetic field at point 4 centimeter below the cable, राइट। तो पहले तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, बट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम लोग अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे। तो बी एच, उसकी फॉर्मूला होगी बी एच इज इक्वल टू बी ओ, यहाँ पर आएगा कॉस डेल्टा, राइट। बी एच इज इक्वल टू बी ओ कॉस डेल्टा। अब वैल्यूज ही रखेंगे तो बी ओ पहले कितना है 0.39, राइट, 0.39 इंटू कॉस डेल्टा, कॉस 35, डेल्टा की वैल्यू है 35, ओके। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन में मिलेगा हमें 0.3195 गॉस। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, राइट, गॉस में। अब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, मतलब कि बीवी। तो बी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बी ओ
साइन डेल्टा, राइट। तो बीओ साइन डेल्टा मतलब कि इज इक्वल टू 0.39 इंटू साइन 35, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें आंसर मिलेगा, वो होगा 0.224 और वो होगा गॉस, राइट, 0.224 गॉस। अब यहाँ पर जो टेलीफोन है उसके 4 केबल होते हैं, तो 4 केबल के कारण वायर के आर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी फॉर्मूला में लिखूंगा बी डैश इज इक्वल टू, 4 वायर होते हैं तो इसीलिए 4 इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, राइट, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन बैठेगी। अब यहाँ पर बी डैश को यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू 4, राइट। पहले तो यहाँ पर इंटू 4 पाई लिखेंगे इंटू 10⁻⁻⁷, राइट, ओके। और इंटू करंट भी है, तो करंट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर मतलब कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 0.04, राइट। तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। अब जो बचा हम लोग कैलकुलेशन के बाद, तो बी डैश इज इक्वल टू लिखेंगे, बी डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.2 गॉस, राइट। तो 0.2 गॉस यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग थीटा फाइंड करेंगे, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू वो होगा 10 इनवर्स और ब्रैकेट में आर वी अपॉन आर एच, राइट, आर वी अपॉन आर एच। अब यहाँ पर आर वी अपॉन आर एच मतलब कि रिजल्टेंट है, तो इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पर हम लोग बी वी भी लिख सकते हैं, हमारा बी वी और बी एच है, तो बी वी अपॉन बी एच लिखेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 10 इनवर्स यहाँ पर वैल्यू है 0.224, राइट, अपॉन बी एच की वैल्यू है 0.1195, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में 0.7010 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो थीटा हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू है, राइट। अब जो वायर है उसके नीचे के पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा आर एच, आर एच इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी बी एच माइनस बी डैश, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया, राइट। तो बी डैश होगा यहाँ पर, ओके। अब आर एच इज इक्वल टू बी एच, बी एच की वैल्यू तो वो है 0.3195 माइनस बी डैश मतलब कि 0.2, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, वो होगा 0.1195 और वो होगा गॉस, राइट। तो ये हमें आर एच मिला। अब जो अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर तो हम लोग आर एच लिखेंगे, बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर वी इज इक्वल टू बी वी, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, और बी वी की वैल्यू है इज इक्वल टू 0.224 गॉस, राइट, ओके। अब हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, राइट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसकी फॉर्मूला लिखेंगे आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर वी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगी, आर इज इक्वल टू
0.254 गॉस, राइट। क्योंकि आर एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पर से यहाँ पर लेने वाले हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आर वी की स्क्वायर, दोनों का समेशन और अंडर रूट, तो वो हमें मिलेगा 0.254 गॉस। उसके बाद एंगल बिटवीन बी एच एंड आर, राइट, एंगल बिटवीन बी एच एंड आर, तो वो फाइंड करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे बी वी अपॉन बी एच, राइट। तो यहाँ पर जब कोई भी हम लोग रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करेंगे वो हॉरिजॉन्टल से ही फाइंड होगा, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे tan इनवर्स और फिर ब्रैकेट में बी वी मतलब कि 0.224, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा 0.3195, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स और वैल्यू में लिखेंगे 0.7010, राइट। और अगर tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये हो गया एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट के बीच, राइट। अब केबल जो है उसके ऊपर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट, अपर पॉइंट। तो अपर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए हम लोग लिखेंगे आर एच, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल के मदद से इक्वेशन बन जाएगा आर एच इज इक्वल टू बी एच प्लस बी डैश। अब बी एच और बी डैश हमने दोनों ही चीज़ फाइंड आउट की है, राइट। तो बी एच और बी डैश दोनों, बी एच की वैल्यू है 0.3195 एंड बी डैश की अगर बात करें तो वो है 0.2, राइट। तो इन दोनों का ही समेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू, वो होगा 0.5195 और यूनिट होगा उसका गॉस, तो ये हमें आर एच मिला, राइट। ओके, अब आर वी की अगर बात करें तो वो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आर वी इज इक्वल टू बी वी एंड इज इक्वल टू बी वी की वैल्यू तो वो है 0.224 और यूनिट होगा गॉस, राइट। ओके, फिर उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट की फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर वी स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर, राइट। दोनों की वैल्यूज है हमारे पास 0.595, आर एच है और आर वी की वैल्यू 0.224, उन दोनों को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आर इज इक्वल टू बेसिकली हमें मिलेगा आंसर 0.566 गॉस, राइट। ये आर की वैल्यू होगी। अब हमें थीटा भी फाइंड करना है कि वो वर्टिकल मतलब कि बीवी एंड रिजल्टेंट दैट एंगल, राइट, उन दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर टेन थीटा डैश, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे आर वी अपॉन आर एच, राइट। तो आर वी अपॉन आर एच इज इक्वल टू यहाँ पर 0.224 अपॉन आर एच मतलब के हॉरिजॉन्टल 0.5195, राइट। तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है, तो ये रेशियो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.4312, राइट। तो थीटा फाइंड करना है हमें, तो थीटा डैश मतलब कि टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो टेन इनवर्स 0.4312 मिलेगा हमें 23 डिग्री। तो ये हमारा थीटा डैश मिला, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
राइट। तो इस तरीके से हमने थीटा भी फाइंड किया और थीटा डैश भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्लेस्ड at the center of the circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in vertical plane making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle points west to east. Determine the horizontal component of the earth's magnetic field at the location. Right. तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली मूव कर सके ऐसा हमने एक मैग्नेटिक नीडल, राइट, जिसके 30 टर्न्स है और 20 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, उस कॉइल के मिडल में हमने रखा है। अब इस कॉइल के वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जब कॉइल में से करंट फ्लो होगा, राइट, तब जो नीडल है वो यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रह रही है। तो उस प्लेस पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें सिचुएशन दी गई है। अब जो कॉइल है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखे तो उसका इक्वेशन होगा बेसिकली बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन इन टू आई, राइट, अपॉन 2r। यहाँ पर r जो है वो हो जाएगा रेडियस, राइट, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू आर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, राइट। अब यहाँ पर जो कॉइल है उसके वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब मैग्नेटिक नीडल वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर रेस्ट पे है तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखा है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन साइन 45, राइट, इज इक्वल टू बी अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन 90, राइट। तो बी एच को सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो बी एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा बी साइन 45, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब लिखेंगे बी एच, तो बी एच इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला क्या थी, म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर, राइट, इंटू साइन 45, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज रखेंगे, जैसे कि म्यू ज़ीरो है तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिर आएगा यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि 30 है, राइट, इनटू करंट, करंट की वैल्यू कितनी है 0.35, राइट, अपॉन 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस है 0 पॉइंट यहाँ पर 1 2, राइट। अब यहाँ पर इंटू √2 भी आएगा क्योंकि साइन 45 है, राइट। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बी एच इज इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा और वो होगा इज इक्वल टू 0.39 गॉस, राइट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, राइट। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि जब द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स एंड द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस लुकिंग फ्रॉम अबोव, predict the direction of the needle
टेक द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट द प्लेसेस टू बी जीरो। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा था उसको हम लोग ऑपोजिट बना देते हैं। अब ऑपोजिट करंट फ्लो हो रहा है और जो कॉइल है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड करनी है और उस प्लेस पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को हमें ज़ीरो एज्यूम करना है राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड किया। अब सेकंड क्वेश्चन है तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ राइट जो कॉइल का जो प्लेन है, कॉइल प्लेन राइट, और दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन को मैं यहाँ पर एम लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री राइट। कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो रोटेट होके यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है राइट वो यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी राइट। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो उसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो पलट जाएगी राइट। ओरिजिनल डायरेक्शन थी वेस्ट टू ईस्ट बट ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन हो गई राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं राइट। तो ये था हमारा आंसर।